60 मई 2025 रात के ठीक 1 बजे जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक आसमान में एक गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जिसने दुश्मन के दिल में डर पैदा कर दिया। ये आवाज थी भारत के फाइटर जेट्स की, राफेल, जो अंधेरे को चीरते हुए सीमा पार कर चुके थे। और उस रात भारत सिर्फ जवाब देने नहीं, बल्कि हिसाब बराबर करने निकला था। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत चुप रह सकता है, लेकिन अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करता। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से कश्मीर की खूबसूरत वादियां, जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं। लेकिन उस दिन वहीं छुपी थी मौत। दोपहर का समय था, करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच अचानक घने जंगलों से 3 साए बाहर निकले। ये साए नहीं बल्कि मौत के फरिश्ते थे, हथियारों से लैस। AK-47, M4 कार्बाइन। इन आतंकियों ने घूमने आए मासूम लोगों को घेर लिया, और फिर जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। आतंकियों ने हर एक टूरिस्ट से एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? जिन्होंने कहा हिंदू, उन्हें वहीं गोली मार दी गई। किसी के माथे पर तिलक देखा, गोली। किसी के शरीर पर जनेऊ दिखा, गोली। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन आतंकियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। और जैसे ही सच सामने आया, फिर वही अंजाम, गोली। उस दिन इंसानियत हार गई थी। कुल 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे, 25 टूरिस्ट और एक हमारा अपना भाई आदिल। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, भारत की आत्मा पर हमला हुआ था। पूरे देश में गुस्सा था, हर आंख में आंसू थे, और हर दिल में एक ही सवाल, कब तक? कब तक हम अपने लोगों को खोते रहेंगे? उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया और वापस भारत लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही रायसीना हिल्स पर हलचल तेज हो गई। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कमरे में मौजूद थे। देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बाकी सभी बड़े अधिकारी। कमरे में सन्नाटा, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले का था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अब क्या? इसी बीच आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसे TRF कहा जाता है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलेआम ये कबूल किया कि हमला उन्होंने ही किया है। लेकिन इस बार भारत के पास सिर्फ गुस्सा नहीं, सबूत भी थे। भारत की खुफिया एजेंसियां, रॉ और IB, उन्होंने आतंकियों की कॉल्स इंटरसेप्ट की हमले के दौरान। और उसके बाद ये साफ हो गया कि पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी, मुरीद के और बहावलपुर में। और इसके पीछे था लश्कर का सरगना हाफिज सईद। अब फैसला लेना था। भारत ने सबसे पहले कूटनीतिक कदम उठाया, एक ऐसा फैसला जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे 1960 में साइन किया गया था, भारत ने उसे सस्पेंड कर दिया। संदेश साफ था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली जवाब अभी बाकी था। भारतीय सेना को पूरी आजादी दे दी गई। अब प्लान बन रहा था एक ऐसे ऑपरेशन का जो सिर्फ दर्द नहीं देगा, बल्कि डर भी पैदा करेगा। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। आप सोच रहे होंगे, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत भावुक वजह थी। पहलगाम हमले में जिन महिलाओं ने अपने पति खो दिए, उनका सिंदूर मिट गया था, उनकी जिंदगी उजड़ गई थी। ये ऑपरेशन उनके आंसुओं का जवाब था, उनके दर्द का बदला था। इस नाम ने हर सैनिक के दिल में आग भर दी। अब तैयारी शुरू हो चुकी थी, सब कुछ पूरी गोपनीयता के साथ। देश के अलग अलग एयरबेस पर हलचल तेज हो गई। पायलट्स अपने G सूट में तैयार थे, टेक्नीशियन आखिरी बार जेट्स की जांच कर रहे थे। लेकिन बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, जैसे
तूफान आने से पहले हवा भी रुक जाती है। पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर हमला होगा तो उत्तर भारत से होगा, अंबाला या हलवाड़ा से। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति बदल दी थी। इस बार हमला वहां से होगा जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। 7 मई की रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और फिर वो समय आ गया। रात 1:45 आसमान में भारतीय वायुसेना के जेट्स अपनी पोजीशन ले चुके। रात 1:45 आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन उस अंधेरे को चीरते हुए भारत के फाइटर जेट्स आगे बढ़ रहे थे। राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000। हर पायलट के दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मिशन को सफल बनाना और उन 26 मासूमों के लिए न्याय लाना। इस बार भारत ने एक नई रणनीति अपनाई थी। सीधे दुश्मन के इलाके में घुसना जरूरी नहीं था, क्योंकि हमारे पास था एक ऐसा हथियार जो दूर से ही दुश्मन को खत्म कर सकता था। ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रफ्तार आवाज से 3 गुना ज्यादा है। मतलब दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा और वार हो जाएगा। जैसे ही भारतीय जेट्स अपनी तय जगह पर पहुंचे, कमांड मिला, फायर, और अगले ही पल आसमान में आग की लकीरें दिखने लगी। ब्रह्मोस मिसाइलें बिजली की रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान के रडार कुछ समझ पाते उससे पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय एक ही वार में मिट्टी में मिल गया। जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो जगह अब सिर्फ मलबा बन चुकी थी। मुरीद के में लश्कर ए तैयबा का अड्डा, वहां भी मौत बरसी। हथियारों का जखीरा, कम्युनिकेशन सेंटर, सब कुछ पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस पूरे हमले की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी सटीकता। आसपास के आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यही है भारतीय सेना की ताकत और अनुशासन। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह हैरान रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ और कैसे हुआ। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का भी इस्तेमाल किया। उनके रडार कुछ समय के लिए पूरी तरह अंधे हो गए थे। मिशन पूरा होते ही भारतीय जेट्स सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जमीन पर भी एक और हमला जारी था। भारतीय सेना की आर्टिलरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्शन में आ चुकी थी। पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसने रात को दिन में बदल दिया। आतंकी लॉन्च पैड, जो भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होते थे, उन्हें भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। सुबह होते होते पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। भारतीय सेना के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, यह हमला किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ था। ये एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक थी, जिसका मकसद था भारत की सुरक्षा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उनके न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती थी। सैटेलाइट इमेजेस ने सब कुछ दिखा दिया। जहां पहले इमारतें खड़ी थी, वहां अब सिर्फ गड्ढे और मलबा था। 8 मई की सुबह हालात और भी गंभीर हो गए। पाकिस्तान अब जवाब देने के लिए मजबूर था। उन्होंने एक नया ऑपरेशन शुरू किया। नाम रखा ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस, जिसका मतलब होता है एक मजबूत दीवार। सुबह के समय पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, कई जगहों पर एयर रेड सायरन बजने लगे। लोग अपने घरों में छिप गए। आसमान में धुएं के गुबार दिखाई देने लगे। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत के कई एयरबेस नष्ट कर दिए हैं, लेकिन कि भारत पूरी तरह तैयार है। भारत के पास था एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। S-400 ट्रायम्फ सिस्टम। जैसे ही पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की सीमा में दाखिल हुई, इस सिस्टम के रडार ने उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पकड़ लिया। और फिर एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं। आसमान में धमाकों की आवाज गूंजने लगी।
लेकिन ये धमाके जमीन पर नहीं, आसमान में हो रहे थे। पाकिस्तान की हर मिसाइल हवा में ही खत्म कर दी गई। भारत का काउंटर ड्रोन सिस्टम भी पूरी तरह एक्टिव था। छोटे छोटे ड्रोन जो बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी लेजर और गन से नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सच्चाई ये थी कि एक भी हमला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। भारत ने सबूत के तौर पर गिरे हुए मलबे को दिखाया, जिस पर साफ लिखा था कि वो पाकिस्तान का था। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके, क्योंकि अब ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं रही थी, ये दो देशों की सेनाओं के बीच सीधा टकराव बन चुका था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो लड़ाई पहले आतंकवाद के खिलाफ थी, अब वो बदल कर दो देशों की सेनाओं के बीच सीधा टकराव बन चुकी थी। आसमान अब जंग का मैदान बनने वाला था। 8 मई की दोपहर रडार स्क्रीन पर एक साथ कई सिग्नल दिखाई देने लगे। लाल और हरे डॉट्स, ये कोई साधारण मूवमेंट नहीं था, ये था एक बड़े हवाई युद्ध की शुरुआत। एक तरफ थे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स F-16 और JF-17 और दूसरी तरफ भारत की ताकत मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और राफेल। कुछ ही पलों में आसमान में 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स आमने सामने थे। ये नज़ारा 1971 के बाद पहली बार देखा जा रहा था। हर पायलट अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा कर रहा था। मिसाइलें दागी जा रही थी, जेट्स तेजी से घूम रहे थे। रडार लॉक, फ्लेयर्स, काउंटर मेजर्स, सब कुछ एक साथ हो रहा था। भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने न सिर्फ अपने एयरबेस की रक्षा की, बल्कि दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए, जिसमें एक उनका एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल था। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। भारत को भी कुछ नुकसान झेलना पड़ा। हमारे कुछ जेट्स तकनीकी गलतियों की वजह से खो गए। बाद में CDS जनरल अनिल चौहान ने खुद इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हमसे शुरुआत में कुछ गलतियां हुई, लेकिन हमने उनसे सीखा और तेजी से अपनी रणनीति बदली। अगले 48 घंटों में भारत ने पूरी स्थिति बदल दी। अब हम सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि हमला कर रहे थे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना शुरू किया। लाहौर के पास उनका एक बड़ा रडार स्टेशन एक सटीक हमले में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। अब पाकिस्तान की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उनकी रक्षा प्रणाली टूट रही थी और उनका आत्मविश्वास भी। इस बीच पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर थी, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर थे। अमेरिका, चीन, रूस सब लगातार कोशिश कर रहे थे कि हालात और खराब ना हो, लेकिन भारत का रुख साफ था। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। भारत ने एक नई नीति अपनाई, इक्वल इंटेंसिटी इन सेम डोमेन। मतलब अगर दुश्मन हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा तो हम भी उसी स्तर पर जवाब देंगे। यही वजह थी कि भारत ने संतुलन बनाए रखा, न ज्यादा आक्रामक न कमजोर, बल्कि सटीक और ताकतवर। 10 मई तक पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनका गोला बारूद कम होता जा रहा था और उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी। देश के अंदर लोग सवाल पूछने लगे थे, हमारी सेना कहाँ है? अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा था, सीज फायर। 10 मई की शाम एक ऐतिहासिक पल आया। पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को हॉटलाइन पर कॉल किया। उनकी आवाज में पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि एक विनती थी। उन्होंने कहा, हम सीज फायर चाहते हैं। भारत ने अपने शर्तों पर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। शाम 5 बजे दोनों तरफ से गोलियां चलना बंद हो गई और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। भारत ने न सिर्फ आतंकियों के ठिकाने खत्म किए, बल्कि दुश्मन को यह भी दिखा दिया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो आप गलत है, क्योंकि पहलगाम हमले के 3 आतंकी अभी भी जिंदा थे। सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जीब्रान।
ये तीनों कश्मीर के घने जंगलों में कहीं छुपे हुए थे। उन्हें लगा कि अब सब शांत हो चुका है और वो बच गए हैं। लेकिन भारत ने उनके लिए एक और प्लान तैयार कर लिया था, एक ऐसा मिशन जो और भी खतरनाक था। नाम था ऑपरेशन महादेव। उस मिशन में क्या हुआ, कैसे इन आतंकियों का अंत हुआ, ये जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको अपने देश पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखें जय हिंद। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय इस कहानी को जान सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियाँ। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ।